सबसे पहले खबर कनाडा से है, जहां कनाडा के ब्रैम्पटन में हिंदुओं पर अटैक हुआ है, हमला किया गया है। हिंदू श्रद्धालुओं से मारपीट की गई है। खालिस्तीनियों ने मंदिर को निशाना बनाया है और मंदिर पहुंचे हिंदुओं के साथ लाठी डंडों से बुरी तरीके से पीटा गया। ये देखिए वीडियो आपको दिखा रहे हैं, कनाडा का ये वीडियो है। ब्रैम्पटन में मौजूद मंदिर में हिंदू श्रद्धालुओं को बुरी तरह से पीटा गया है। हिंदू सभा मंदिर में तोड़फोड़ की गई है। Oh my God, they are entering in the temple. Oh my God, they are entering the temple. They are so violent. तो ये वीडियो आप देख सकते हैं, ये कनाडा के ब्रैम्पटन का वीडियो बताया जा रहा है, जहां हिंदू सभा मंदिर में तोड़फोड़ की गई है। तोड़फोड़ करने वाले खालिस्तानी बताए जा रहे हैं। खालिस्तानी मंदिर में पहुंचते हैं, मंदिर में तोड़फोड़ की जाती है और वहां पहुंचे हिंदुओं के साथ बुरी तरह से मारपीट भी की गई है। Oh my God, they are entering in the temple. और जस्टिन ट्रूडो ने हमले की निंदा की है। हिंदू सभा मंदिर पर हमले की निंदा की है। मंदिर में हुई हिंसा की घटना अस्वीकार्य। कनाडा में सब अपना धर्म मानने के लिए स्वतंत्र। तो जस्टिन ट्रूडो की तरफ से इस पर बयान, इस घटना पर, इस हमले पर बयान भी सामने आया और कहा है कि इस हमले की मैं निंदा करता हूं। हिंदू सभा मंदिर पर हमले की निंदा। मंदिर में जो घटना हुई वो अस्वीकार्य है। कनाडा में सभी अपना धर्म मानने के लिए स्वतंत्र हैं। Oh my God, they are entering in the temple. Oh my God. और आइए अब आपको दिखाते हैं कनाडा में कट्टरपंथियों ने कब कब हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया। कनाडा में हिंदू मंदिरों पर कब कब हमले हुए। सबसे पहले 3 नवंबर को ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर पर हमला किया गया, जिसकी ताजा तस्वीर आपको हमने दिखाई। वहीं 23 जुलाई को एडमॉन्टन में भी बैप्स श्री स्वामीनारायण मंदिर पर अटैक किया गया। वहीं पिछले साल ग्रेटर टोरंटो एरिया के मंदिरों में भी तोड़फोड़ की गई थी। ब्रिटिश कोलंबिया में हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया गया। तो देखिए, अब तक कई बार हिंदू मंदिरों को टारगेट करके हमला किया गया है। In the temple. और ब्रैम्पटन में बार बार हमले हो रहे हैं। नवंबर 2021 में पहली बार ब्रैम्पटन हिंदू सभा मंदिर में तोड़फोड़ हुई थी। 15 जनवरी 2022 को हनुमान मंदिर में तोड़फोड़ की गई थी। 25 जनवरी 2022 को देवी दुर्गा के मंदिर को तोड़ दिया गया। 30 जनवरी 2022 को मिसिसॉगा में हिंदू हेरिटेज सेंटर में तोड़फोड़ की गई। और हमारे सहयोगी जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। जितेंद्र, कनाडा की गवर्नमेंट, जस्टिन पीएम ट्रूडो ने तो कहा है कि इस तरीके की घटना अस्वीकार्य है, लेकिन कनाडा में जिस तरीके से बार बार हमले हो रहे हैं, हिंदू मंदिरों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, हिंदुओं को बुरी तरह से पीटा जा रहा है, क्या भारत सरकार से भी कोई रिएक्शन सामने आया है इस पूरी घटना पर? जी बिल्कुल, देखिए इस पर कड़ी आपत्ति भारत सरकार की तरफ से जाहिर की गई है, लेकिन इतना जरूर है कि ब्रैम्पटन में जिस तरीके से हमला हुआ हिंदू मंदिर पर श्रद्धालुओं के ऊपर, ये ठीक मंदिर के बाहर की घटना है, जहाँ पर जो खालिस्तानी है वो लगातार जो हिंदू सभा से जुड़े लोग थे, जो मंदिर में श्रद्धालु पहुंचे थे, उनके साथ मारपीट करते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। जिसके बाद हिंदू फोरम ने खुद इसको एक्सपर्टीज किया और जानकारी दी। इसके बाद भारत सरकार ने इस पर कड़ी आपत्ति जाहिर की है। हालांकि इससे पहले खुद कनाडा सरकार इसके ऊपर आपत्ति जाहिर कर चुकी है, लेकिन लगातार जिस तरीके से हिंदुओं को खालिस्तानियों के द्वारा कनाडा में टारगेट किया जा रहा है, उनके साथ मारपीट की जा रही है, इसको लेकर भारत सरकार ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। जी शुक्रिया आपका जितेंद्र, पूरी जानकारी देने के लिए। तो देखिए, कनाडा में हिंदुओं के साथ मारपीट का वीडियो आपको दिखा रहे हैं। हालांकि कनाडा की गवर्नमेंट, पीएम ट्रूडो ने इस घटना को लेकर के कहा है कि इस तरीके की घटना अस्वीकार्य है, और वहीं भारत सरकार ने भी इस पूरी घटना पर चिंता जाहिर की है। और अब बात महाराष्ट्र चुनाव की। महाराष्ट्र में आज नामांकन वापसी का आखिरी दिन है। ऐसे में अब सबकी निगाहें बागियों पर सबसे ज्यादा टिकी हुई है कि आखिर कौन पीछे हटता है और डटे रहता है मैदान में।
महाराष्ट्र में सत्ता की लड़ाई में महायुति में 35 तो वहीं एमपी में 14 बागी अपने खुद के गठबंधन के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरे हैं। आज नामांकन वापसी की आखिरी तारीख है, जिसके बाद ये तय हो जाएगा कि कौन अपने नेताओं को मना पाए। इसे लेकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के आवास वर्षा बंगले पर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ अहम बैठक हुई। इस बीच बताया जा रहा है कि माहिम सीट से गठबंधन उम्मीदवार के तौर पर सदासन वर्कर ने राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे के खिलाफ चुनाव मैदान में हैं। इन पर नाम वापस लेने का दबाव है। हालांकि उन्होंने दावा किया है कि वो नाम वापस नहीं लेंगे। आपको बता दें कि बीजेपी और शिंदे गुट के लगभग 20 ऐसे उम्मीदवार हैं जो चुनाव मैदान में हैं और जिन पर नाम वापस लेने का दबाव है। इधर इंदापुर सीट पर शरद पवार की एनसीपी को तगड़ा झटका लगा। असंतुष्ट नेता अप्पा साहब जगदाले ने बीच चुनाव में अजित पवार गुट के उम्मीदवार दत्तात्रेय भरणे को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। माना जा रहा है कि उनकी नाराजगी को देखते हुए ही शरद पवार इंदापुर पहुंचे थे, लेकिन उनके वापस लौटते ही जगदाले ने पाला बदल लिया। इधर बीजेपी के बागी नेता विश्वजीत गायकवाड़ ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में उदगीर सीट से नामांकन वापस ले लिया है। गायकवाड़ ने कहा कि उन्होंने अपनी उम्मीदवारी वापस लेकर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के निर्देश का पालन किया है। विश्वजीत गायकवाड़ पूर्व बीजेपी सांसद सुनील गायकवाड़ के भतीजे हैं। उन्होंने लातूर लोकसभा से टिकट मांगा था, लेकिन पार्टी ने सुधाकर श्रृंगारे को फिर से उम्मीदवार बनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज झारखंड के चुनावी दौरे पर पहुंच रहे हैं। उनके पहुंचने से पहले जेएमएम सुप्रीमो और राज्य के सीएम को बड़ा झटका लगा। पीएम मोदी आज झारखंड में 2 रैलियों को संबोधित करेंगे। रैली को लेकर प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने कार्य योजना तैयार की है। बरहाइट से मंडल मुर्मू जी को चुनाव लड़ाने का प्रस्ताव किया था, लेकिन उन्होंने बड़ी ही साफ दिल से हमको बताया कि मैं जब किसी का प्रस्तावक हूँ तो मैं पार्टी नहीं होना चाहता हूँ, लेकिन मैं बीजेपी में जरूर शामिल होऊंगा। जेएमएम प्रत्याशी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रस्तावक रहे मंडल मुर्मू बीजेपी में शामिल हो गए। और पीएम नरेंद्र मोदी से कल देर रात यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच ये मुलाकात करीब 1.25 घंटे तक चली। योगी ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की। पीएम मोदी से योगी की इस मुलाकात को दीपावली के बाद शिष्टाचार मुलाकात बताया जा रहा है। पीएम के साथ योगी की 1 घंटे से अधिक समय तक बैठक चली। सूत्रों ने बताया कि सीएम योगी ने प्रधानमंत्री मोदी को महाकुंभ 2025 के लिए प्रयागराज आने का न्योता दिया। इसके अलावा यूपी में चल रही विकास परियोजनाओं के साथ साथ राजनीतिक हालात पर लंबी चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी से मिलने के लिए पहले से समय मांगा था। प्रधानमंत्री से मिलने के बाद योगी आदित्यनाथ बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पहुंचे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से योगी आदित्यनाथ की मीटिंग में उत्तर प्रदेश में हो रहे उपचुनाव पर चर्चा हुई। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर 13 नवंबर को मतदान होना है, इसलिए भी ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। कुल 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिनमें से 5 सीटें एनडीए के पास हैं और 4 सीटें विपक्षी समाजवादी पार्टी के पास हैं। योगी ने बीजेपी अध्यक्ष को भी इलाहाबाद में होने जा रहे महाकुंभ का लोगो भेंट किया और कुंभ आयोजन के लिए निमंत्रण दिया। अगले साल प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ की तैयारी जोरों पर है। उत्तर प्रदेश राज्य रोडवेज परिवहन निगम महाकुंभ में 7000 बसें चलाएगी। 7000 बसों के बेड़े में 200 इलेक्ट्रिक बसें भी शामिल होंगी। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर और भी बसों को शामिल किया जाएगा। कल से लोक आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत हो रही है। इस बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने गंगा घाटों पर तैयारियां पर्याप्त नहीं होने को लेकर राज्य सरकार पर आरोप लगाया। गंगा घाटों की ये तस्वीर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने जारी की है। इस वीडियो के जरिए उन्होंने कहा है कि ये घाट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस का है। वीडियो के साथ उन्होंने अपने संदेश में लिखा है कि देश के प्रधान संसदीय क्षेत्र में छठ पर्व के संदर्भ में तथाकथित डबल इंजन की बीजेपी सरकार में गंगा घाट की तैयारियों का ये कच्चा चिट्ठा है। अखिलेश ने घाट पर की जा रही तैयारियों पर सवाल उठाए हैं। अपने ट्वीट में अखिलेश यादव ने लिखा है कि सिल तक हटी नहीं, स्ट्रीट लाइट लगी नहीं, आपदा प्रबंधन नदारद, सीवर का समाधान नहीं। अखिलेश यादव ने कहा कि वैसे सरकारी फाइलों में सारा आवंटित बजट खर्च हुआ दिखाया जा चुका होगा। बीजेपी राज में बस फाइलें साफ हैं, बाकी सब जगह भ्रष्टाचार का कूड़ा करकट बिखरा हुआ है। लोक आस्था का पर्व छठ कल से शुरू हो रहा है। इससे पहले गंगा घाटों की सफाई को लेकर अखिलेश का मुद्दा सुर्खियों में है।
छठ के मौके पर यात्रियों के लिए रेलवे स्पेशल ट्रेनें भी चला रहा है। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने कल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर सुविधाओं का जायजा लिया। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सतीश कुमार ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का औचक निरीक्षण किया और छठ पर्व पर मिल रही रेल यात्रियों की सुविधाओं का जायजा लिया। इस दौरान उनके साथ जीएम और डीआरएम समेत कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। चेयरमैन ने रेल यात्रियों से भी बात की। देखें तो 195 हम स्पेशल ट्रेन 13 दिन में चला रहे हैं। ये इसके अलावा पिछली बार से इस वर्ष करीबन 10 गाड़ियां प्रतिदिन और बढ़ी हैं। इधर सूरत और मुंबई समेत कई जगहों से बिहार और यूपी आने वाली ट्रेनों में भारी भीड़ देखी जा रही है। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के खिलाफ जमीयत उलेमाए हिंद ने दिल्ली में एक सम्मेलन किया है। सम्मेलन में वक्फ बिल को मुसलमानों के खिलाफ बताया गया। बैठक में टीडीपी के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। जमीयत उलेमाए हिंद वो तन्हा एक जमात थी। दिल्ली के गांधी इंडोर स्टेडियम में हजारों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग शामिल हुए। जमीयत उलेमाए हिंद के बुलावे पर इस कार्यक्रम में मौलाना अरशद मदनी, महमूद मदनी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समेत कई मुस्लिम संगठन के लोग शरीक हुए। मौलाना अरशद मदनी ने वक्फ बोर्ड के खिलाफ कानून को संविधान के खिलाफ बताया। इस दौरान उन्होंने लोकसभा चुनाव में महागठबंधन को अधिक सीटें मिलने का भी जिक्र किया कि सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों ने एकजुट होकर के गठबंधन को वोट दिया और गठबंधन इस तरह से आगे निकला और बीजेपी हार गई। जमीयत की इस बैठक में टीडीपी के उपाध्यक्ष नवाब जान भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि वो वक्फ संशोधन बिल नहीं लाने देंगे। ऐसा इंसान हमारा वजीर आला जो मुसलमानों को कुछ नुकसान पहुंचने के बिल पर उन्होंने किसी हालत में भी उसे लागू नहीं होने देंगे। खबर है कि 15 दिसंबर को आंध्र प्रदेश में जमीयत के होने वाले जलसे में नायडू भी शामिल होंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष रहमानी ने भी वक्फ बोर्ड बिल की वापसी की मांग की। सिर्फ एक अपने दीन से मोहब्बत रखने वाले मुसलमान ही की हैसियत से नहीं, बल्कि इस मुल्क से मोहब्बत रखने वाले एक भारतीय शहरी के हैसियत से भी मुतालबा करते हैं कि हुकूमत को इस सिलसिले में सख्त कदम उठाना चाहिए। कथावाचक देवकी नंदन महाराज ने एक बार फिर दोहराया है कि वक्फ बोर्ड अगर देश में रहेगा तो हिंदुओं की जनभागीदारी के आधार पर सनातन बोर्ड चाहिए। इस बाबत मथुरा में संतों ने दिल्ली में होने वाली धर्म संसद की रूपरेखा तैयार की। सनातन बोर्ड समेत कई मांगों को लेकर वृंदावन के प्रसिद्ध कथावाचक ठाकुर देवकीनंदन महाराज इन दिनों लगातार बैठकें कर रहे हैं, संतों को एकजुट कर रहे हैं। इसी क्रम में मथुरा की सुदामा कुटी में एक अहम बैठक हुई, जिसमें सुतीक्षण दास महाराज, चंद्रदास महाराज, गोविंदानंद तीर्थ महाराज, मृदुल कांत शास्त्री, दशरथ दास महाराज सहित कई साधु संत शामिल हुए। राजनीतिक हलके में उठ रही आवाजों पर देवकीनंदन ने कहा कि संत समाज, मठाधीश एक दूसरे को जोड़ने का कार्य करते हैं, तोड़ने का नहीं। वो अपनी मांगों पर अड़िग हैं। जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी, हमारी जितनी संख्या है सनातनियों की, हिंदुओं की, उतने बड़े लेवल पे भारत में सनातन बोर्ड को जमीन मिलनी चाहिए और कृष्ण भूमि के मंदिर का निर्माण होना चाहिए। जामा मस्जिद की सीढ़ी से ठाकुर जी आने चाहिए। इन्हीं विषयों पे सनातन धर्म के लिए सनातन धर्म संसद लगेगी दिल्ली में, और जितने भी हिंदू आपसे निवेदन है, अगर सनातन को बचाना चाहते हैं आप सब पहुंचे। और अगली खबर मथुरा से है, जहां बांके बिहारी मंदिर में लगे एसी का पानी भक्त चरणामृत समझकर पी रहे हैं। इससे जुड़े एक वायरल वीडियो की TV9 भारतवर्ष ने पड़ताल की। ये रिपोर्ट देखिए। हाथी के मुख से निकलता पानी, बूंद बूंद टपकते जल का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि पानी की बूंदों को लोग कप में इकट्ठा कर रहे हैं, कुछ लोग हथेलियों पर ले रहे हैं और उसको पी रहे हैं। ये तस्वीरें बांके बिहारी मंदिर की बताई जाती हैं। कहा जा रहा है कि भक्त चरणामृत समझकर ये पानी पी रहे हैं। कुछ लोगों की पानी पर इतनी आस्था है कि वो इससे स्नान भी कर लेना चाहते हैं। देखिए कैसे ये महिला जल की टपकती बूंदों के नीचे खड़ी हो जाती है। हम बांके बिहारी के भक्तों की आस्था और विश्वास पर कोई सवाल खड़े नहीं कर रहे हैं, ये उनका निजी मामला है, लेकिन ये जान लेना भी जरूरी है कि आखिर ये वाकई अमृत की धारा है, श्री कृष्ण के चरणों का अमृत है या कुछ और। हम आपको इस जल की हकीकत भी बताएंगे। उससे पहले वायरल वीडियो की एक आवाज सुनाते हैं, जिसमें भक्तों को आगाह किया जा रहा है।
दीदी ये एसी का पानी है, ये चरणों का पानी नहीं है ठाकुर जी के। यहाँ के मंदिर के पुजारी ने इस चीज को बोला। फिर भी भक्त समझने को तैयार नहीं है। इस वायरल वीडियो की TV9 भारतवर्ष ने भी पड़ताल की और मंदिर प्रबंधन से भला बेहतर जवाब और कौन दे सकता था। अब सुनिए बांके बिहारी मंदिर के एक अधिकारी की जुबानी इस बूंद बूंद पानी की कहानी। उसके पीछे से दो हाथी के मुख वाली जलधाराएं निकलती है। गर्मियों में वो एसी का पानी बहता है और हर समय हम पूजा करते करते कई बार हस्त प्रक्षालन करना पड़ता है। MP के CM मोहन यादव ने लापरवाही के आरोप में कई वन अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। इस बीच बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में कहर ढाने वाले जंगली हाथी को पकड़ लिया गया। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के 100 से अधिक कर्मचारी जुटे हैं। 4 पालतू हाथियों के साथ 10 गाड़ियों की मदद से आतंक का पर्याय बन चुके जंगली हाथी को पकड़ लिया गया है। बताया जाता है कि जंगली हाथी ने शनिवार को चंदिया वन परिक्षेत्र में 2 लोगों को मार डाला था। हाथी के हमले में कई लोग घायल हो गए थे, जिसके बाद पार्क प्रबंधन ने जंगली हाथी के रेस्क्यू करने की परमिशन मांगी थी। वन राज्य मंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों की टीम ने CM को शुरुआती रिपोर्ट दी है। अभी तक की जानकारी में कोई अलग से कीटनाशक या कोई ऐसी घटना जिसमें कोई दूसरा पक्ष इन्वॉल्व हो अभी तक तो नहीं आई है, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है वो अभी 2-3 दिन में आना बाकी है। प्रदेश सरकार ने जंगली जानवरों के हमले में मारे जाने पर 8 लाख रुपए की आर्थिक सहायता बढ़ाकर 25 लाख देने का फैसला किया है। साथ ही ऐसी घटनाएं फिर न हो, इसके लिए विशेषज्ञों को भी बुलाया जा रहा है। इस बीच लापरवाही बरतने पर फील्ड डायरेक्टर और प्रभारी ACF को सस्पेंड किया गया है।